नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो बेसिकली जो प्रिजन मॉडल एक्ट आया है, आदर्श जेल अधिनियम जो आया है उस पे था। आज मैं ये जो 3 बेसिक चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, उसको मैं आपके बीच में रख रहा हूँ और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में जो ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर की पोस्ट है, उसमें ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे। तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तीनों अलग अलग। अब इसमें थोड़ा भारतीयकरण कर दिया गया है क्योंकि जो भारतीय न्याय संहिता है ये आईपीसी के आया, इंडियन पिनल कोड पे आया है। तो वो चीज़ क्या है कि 1860 का नियम कानून था, तो उसमें चेंजेस किया है इन्होंने। इसी तरीके से नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल जो एविडेंस वाला बिल था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पे जो है मुहर लग गया है, प्रॉपर कानून बन गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे। ये जो है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा और ये पुराना था भारतीय दंड संहिता जो 1860 में, जिसको आईपीसी हम कहते थे पहले। और इसमें बेसिकली इसलिए इसको किया गया क्योंकि एक तो ये कॉलोनियल पीरियड का है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सारे जो उसमें कह सकते हो कि पेनल्टी थी, पनिशमेंट था, वो इररिलेवेंट हो गया था। नए नए तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, तो उसको लेके कोई आईपीसी में सेक्शन नहीं था, तो वो सब चीज़ें चेंज हुई हैं। तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 में पेश किए गए प्रमुख बदलाव में एक है मॉब लिंचिंग। पहले मॉब लिंचिंग से रिलेटेड कोई कानून नहीं था, लेकिन अब इसमें मॉब लिंचिंग से रिलेटेड कानून बन गया है। और 103 जो है हत्या के लिए सजा का प्रावधान करता है यदि आप किसी को मॉब लिंचिंग में समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास या किसी भी अन्य जो है आधार पे उसको आप पीट पीट के मार देते हो, तो उस ग्रुप में जितने लोग होंगे, जितने लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उनको इस सेक्शन में 103 धारा के तहत मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों में से कोई भी सजा हो सकती है, उसकी सीवियरिटी के ऊपर है। और उसके बाद में शादी का वादा सबसे बड़ा जो इस टाइम प्रॉब्लम निकल के आ रहा था कि कोई भी विभिन्न विभिन्न प्रबोधन जो है दे के कि तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे। अगर हायर अथॉरिटी पे है कोई कर्मचारी है तो अपने लोअर सबऑर्डिनेट को बोलेगा कि हम तुम्हारा प्रमोशन करा देंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़वा देंगे, और उसके बिहाफ पे उसको शादी का प्रलोभन दे के और फिर बाद में शादी से इनकार कर देता है और लगातार सेक्सुअल जो रिलेशन में रहता है या उसका जो है उपभोग करता है हर तरीके से, फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पे, तो बाद में छोड़ देता है। तो ऐसे कंडीशन में कोई प्रावधान नहीं था जिससे उसको सजा हो सके। तो अब ये जो है जो भारतीय न्याय संहिता का खंड 69वां है, ये कठपुर साधनों आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाने के लिए दंड का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि जो भी कोई धोखे से या बिना किसी आशय के महिला से शादी करने का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है और ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे किसी तरह की कैद की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये इस तरीके से संगठित अपराध मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसको भी अब इसमें सजा में बदलाव लाया गया है। भारत में संगठित अपराध में विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियां शामिल है जो आपराधिक संगठनों द्वारा योजनाबद्ध, समन्वित और संचालित की जाती है। अब तक संगठित अपराधों को कई राज्य विधानों एवं संसद के अन्य अधिनियमों के तहत निपटाया जाता था, लेकिन अब क्या है ना कि एक सेंट्रलाइज्ड कानून बन गया है। उसके तहत पहले महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999, मकोका जिसको बोलते थे, धन शोषण निवारण अधिनियम था, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अलग अलग एक्ट था, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का था। तो अब एक सेंट्रलाइज्ड नियम बन गया है क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन आता था। तो भारतीय न्याय संहिता का खंड 111 संगठित अपराध को दंडित करता है। अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि पर कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। साइबर क्राइम को इन्होंने कंसीडर किया जो कि अभी तक साइबर क्राइम नहीं था, क्योंकि पहले साइबर ही नहीं था तो क्या साइबर क्राइम होगा 1860 में। लोगों
दवाओं, अवैध वस्तुओं या सेवाओं और हथियारों की तस्करी तथा वेश्यावृत्ति या फिरौती को लेकर मानव तस्करी रैकेट सहित गैर कानूनी गतिविधियों के कार्यों को संगठित अपराध माना जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध जो है यानी साइबर क्राइम, वो किस में आएगा, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएगा। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएगा। या जितने भी एनडीपीएस के अंदर जो भी ड्रग्स आते हैं वो उनका जो भी खरीद फरोख्त है वो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएगा। तो वो सब जो है इस खंड 111 के तहत एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। ये किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से किया जाना चाहिए। तो ये मतलब उसको बताया गया है कि इस तरीके से आएगा। इसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ सहित भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, जबरदस्ती, भ्रष्टाचार या संबंधित गतिविधियां या अन्य गैर कानूनी साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। तो उसमें ये ऑर्गेनाइज क्राइम में आएगा। खंड 112 छोटे संगठित अपराध सामान्य रूप से संगठित अपराध को दंडित करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे वाहन चोरी, घरेलू या व्यवसायिक चोरी, ट्रिक थेफ्ट, कार्गो क्राइम, चोरी का प्रयास, व्यक्तिगत संपत्ति की चोरी, ऑर्गेनाइज्ड पिक पॉकेटिंग, जैसे जो ये आप देख रहे हैं दिल्ली में सबसे ज्यादा जो बसों में मोबाइल चोरी होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड पिक पॉकेटिंग भी के अंडर आ जाएगी। स्नैचिंग, शॉपलिफ्टिंग, कार्ड स्कीमिंग, ये सब जो है ये 112 के तहत संगठित अपराध ये भी माना जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कम सजा का प्रावधान है। इसमें अगर 5,000 से कम का चोरी है तो आपको उस दिन दिखाया था कम्युनिटी हेल्प के लिए आपको लगाया जाएगा, कुछ काम में आपको लगा दिया जाएगा और कुछ जुर्माना भी देना होगा। उसके अलावा आतंक आतंकवाद को भी लेकर 113 के तहत आतंकवाद को जस्टिफाई किया गया। भारत की एकता, समग्रता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को धमकी देने के आशय से खतरे में डालने की संभावनाओं के साथ या भारत में या किसी विदेश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने की आशय से आतंक फैलाने की संभावना वाले किसी भी कार्य द्वारा आतंकवाद को दंडित करता है। तो ये 113 के तहत आएगा। और जो यूएपीए अधिनियम था वो भी इसमें कंसिडर किया गया है। आत्महत्या का प्रयास, जो आपने देखा होगा कि किसी का बहुत दिन से जो है कोई फैसला नहीं हो रहा है या किसी खेत का कुछ मसला है तो लोग अपने आप को जो है जाके आग के हवाले करते थे या जलाने का प्रयास करते थे पब्लिक प्लेस पे। जैसे डीएम आवास के सामने आपने घटना देखी होगी, डीजीपी के सामने आपने घटना देखी होगी। तो उसको आत्महत्या के प्रयास को इन्होंने एक भारतीय न्याय संहिता के अंदर 226 के तहत एक अपराध माना है। और उसको जैसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में 309 को आत्महत्या को उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, वो अभी भी डिक्रिमिनलाइज है, यानी आत्महत्या डिक्रिमिनलाइज है बिना किसी इंटेंस के। बट अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी को बाध्य करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए आत्महत्या का प्रयास करते हैं, तो वो अपराध में कंसीडर किया जाएगा। और ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में जो आईपीसी की 309 है आत्महत्या, उसको पहले जो है क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था और उसमें सजा हो जाती थी अगर आप बच गए तो उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने। ठीक है, तो वो आज भी डिक्रिमिनलाइज ही है। फेक न्यूज फैलाने के चक्कर में आपको धारा 197 के तहत सजा हो सकती है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से आप लोग सबसे ज्यादा जो आज प्रॉब्लम है वो जरा सी देर में छोटी सी छोटी खबरें बहुत बड़ी बन जाती हैं। वो गलत तरीके से भी फैलाई जा सकती है, सही सही को तो फैलाना आसान है ही है, बट जो गलत को और ज़्यादा आसान कर दिया है। ज़रा सी देर में गलत खबरें वायरल हो जाती हैं। तो उसको अब ये साइबर एक्सपर्ट्स जो है ओरिजिन उसका निकाल लेते हैं कि कहाँ से ये जो है प्रकाशित हुआ है या कहाँ से ये ओरिजिन रहा है इसका। तो उस 197 धारा के तहत इस पे भी जुर्माना और सजा दोनों है। राजद्रोह का मुकदमा 152 धारा के अंदर आएगा। और ये विध्वंसक गतिविधियों के अंदर, जैसे 152 में कहा गया कि कोई व्यक्ति जानबूझकर बोले गए लिखित शब्दों या संकेतों द्वारा, दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों में अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, तो ये जो भारत की संप्रभुता पे जो है अटैक करता है, तो ये आएगा बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता के 152 राजद्रोह के अंतर्गत। उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता में कुछ और जो चीजें कंसिडर की गई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है व्यभिचार। व्यभिचार मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को क्राइम के उसमें रखा गया था, लेकिन अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को
क्राइम के उसमें नहीं रखा गया है। तो जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं वो खुश ना हो, वो अभी भी उस पे मतलब क्वेश्चन बना है उसका, कुछ और भी जो है नया अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। उसमें बहुत बहस छिड़ी हुई है कि ऐसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ जाएगा, बट हाँ अभी फिलहाल वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो परिवर्तन की जो मुख्य विशेषताएं हैं, व्यभिचार और लिंग तटस्थ प्रावधान, यानी लिंग तटस्थ मतलब जेंडर न्यूट्रल। पहले कुछ चीज़ों को लेके, जैसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था उसमें फीमेल की एज 18 था और बॉय का एज 16 था, तो अब दोनों को 18 कर दिया गया है। तो इस चीज़ के लिए पैनल लिंग तटस्थ तरीके से विवाह संस्था की रक्षा करना चाहता है। जैसे अब आपने देखा होगा, पुरुष और महिला दोनों के लिए अभी प्रस्तावित है कि 21 वर्ष हो जाए लीगल एज शादी के लिए। बिना सहमति के शारीरिक संबंध स्थापित करना और पाशविकता, इसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये समिति पुरुषों, महिलाओं या ट्रांस पर्सन के बीच गैर सहमति वाले यौन संबंध के साथ साथ पाशविकता के कृत्यों को अपराध मानने के लिए एक खंड पर विचार कर रही है। और ये यौन अपराधों के विभिन्न रूपों को व्यापक रूप से संबोधित करने के प्रयास को इंगित करती है। एक और चीज बताऊं, जो धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया था। यानी कि अगर पहले ये था कि सेम जेंडर में सेक्स करना या समलैंगिकता में जो लोग थे उसमें सेक्स करते थे या सेक्सुअल कोई रिलेशन में रहते थे, तो उसको अप्राकृतिक जो है माना जाता था और उसको धारा 370 के तहत सजा दिया जाता था, लेकिन अब उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। विभिन्न शब्दों की परिभाषा इन्होंने दिया है: सामुदायिक सेवा और आजीवन कारावास। सामुदायिक सेवा जो अभी आपको मैंने बताया कि 5,000 से कम का चोरी अगर करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उसके लिए उनको सामुदायिक सेवा में लगा दिया जाएगा और उस पर कुछ जुर्माना भी लगाया जाएगा। आजीवन कारावास भी जो है उसका कुछ नया थोड़ा बहुत उसमें ऐड किया है, वो आगे इसमें है। नए ड्राफ्ट कोड में धारा 124 से देशद्रोह को हटाने और विदेशों में किए गए अपराधों पर मुकदमा चलाने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। यानी विदेशों में भी अगर आप अपराध कर रहे हो देश के अगेंस्ट जाके, तो वहां पे भी आपको मुकदमा आपके ऊपर चलाया जा सकता है। व्यभिचार को वैध बनाने और अपराध घोषित करने के पक्ष में तर्क जो है क्यों किया गया है। व्यक्तिगत स्वायत्ता और गोपनीयता, जो जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 का जो केस रहा है, उसमें उसका इन्होंने कॉन्टेक्स्ट लिया है। व्यभिचार को वैध बनाना वयस्कों का राज्य के हस्तक्षेप के बिना व्यक्तिगत संबंधों के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को स्वीकार करता है। तो ये सब तो चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हो जाएंगी, ये यूपीएससी एग्जाम के लिए है, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतनी चीज़ों में चेंजेस आई हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके DSSB वेलफेयर ऑफिसर वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कुछ और भी चेंजेस हुए हैं, उसको आप थोड़ा सा अपडेट कर लेना। मैंने इसमें जितना था, चूंकि ये हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो जितना मिला मैंने उतना एक्सप्लेन कर दिया। इंग्लिश में मिल रहा था, लेकिन कुछ लोगों का ये था कि इसको इंग्लिश के बजाय थोड़ा सा हिंदी में भी बताया जाए, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा टफ हो जाता है हिंदी में, क्योंकि जितने भी लीगल टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही है ज़्यादातर, उसका हिंदीकरण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब जब हिंदी में बताओ तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी। खैर, कल हमने इसमें से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन किया था हमने। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में जो डेफिनेशंस हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं, मेजर मेजर, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लगभग 1 घंटे का कम से कम बनेगा, या अगर उसको 2-3 पार्ट में बनाएंगे तो लगभग 2 घंटे का बना देंगे तो लगभग सारा कवर हो जाएगा। तो अभी आप लोग तैयारी करते रहिए DSSB का। और हाँ, ये UPUMS मतलब उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा का जो MSSO का पोस्ट है, इसको इसको भी इसलिए मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर जो है ना अभी कम है इसको तैयारी करने के लिए डेडिकेशन। तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा नज़दीक आएगा एग्ज़ाम, तो मैं स्टार्ट करूँगा। बाकी पुराने वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, और कुछ नए कंटेंट हमने तैयार कर रखे हैं, वो आप लोगों के सामने रखूँगा। बट थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि उसका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाए। लोगों को मैं देख रहा हूँ कि तैयारी करने के मूड में कम दिख रहे हैं, अभी भी इसमें भी बहुत ही कम ही लोग का रिएक्शन आता है। तो बहरहाल इसमें से आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें समझ में आई होंगी, ऐसा आशा करता हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, और पूछने से पहले आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उससे भी आप कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।